लुओ फेंग को स्टार टॉवर के कंट्रोल रूम में हाफ कंप्लीटेड क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर मिला। जैसे ही उसने आर्मर को देखा, उसकी सारी प्राचीन जानकारी अपने आप उसके दिमाग में पहुंच गई। तब उसे पता चला कि यह ट्रेजर सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से सिर्फ एक स्तर नीचे है और फोर्स आर्मर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आर्मर सोल अटैक्स की शक्ति को लगभग 100वें हिस्से तक और भौतिक अटैक्स को 1 लाखवें हिस्से तक कम कर देता है। इसके अलावा यह 88,99,999 स्केल्स से बना था, जो अपनी आकृति बदलकर अलग-अलग प्रकार के हथियार बन सकते थे। इसी वजह से यह रक्षा, लंबी दूरी के हमलों और नज़दीकी युद्ध तीनों में बेहद प्रभावशाली था। पूरे आर्मर का सबसे खतरनाक हमला करने वाला हिस्सा उसका गोल्डन राइट क्लॉ था। लेकिन इस आर्मर की एक बेहद खतरनाक क्षमता भी थी, जिसे क्रेजी डेमन स्टेट कहा जाता था। यदि उपयोगकर्ता का मन और विल पावर इस आर्मर के साथ बहुत अधिक समन्वय बना लेते, तो वह अपना होश खो देता और केवल युद्ध करता रहता। लुओ फेंग ने तुरंत समझ लिया कि यह क्षमता जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही जोखिम भरी भी है, क्योंकि किसी भी लड़ाई में सही समय पर सही निर्णय लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद उसने अपना फोर्स आर्मर उतारकर क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर पहन लिया। फिर उसने आर्मर पर बने एंग्रेविंग्स का अध्ययन किया। रक्षा और कॉम्बिनेशन से जुड़े पैटर्न अपेक्षाकृत आसान थे, लेकिन गोल्डन राइट क्लॉ पर बने एंग्रेविंग्स का स्तर लगभग शी वू विंग्स के बराबर था। क्योंकि उसे पता था कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स किसी भी समय वहां पहुंच सकते हैं, इसलिए उसने इन एंग्रेविंग्स का अध्ययन बाद के लिए छोड़ दिया और पहले आर्मर के बाकी बचे स्केल्स ढूंढने का फैसला किया। इसी दौरान डिवाइन आई क्लैन के थर्ड ट्रू मास्टर और सिक्स्थ ट्रू मास्टर भी नाइन्थ एबिस में पहुंच गए। उनका मानना था कि एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर और विंग ट्रेजर्स पर केवल डिवाइन आई क्लैन का अधिकार होना चाहिए। इसलिए वे किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और पूरे नाइन्थ एबिस में उन ट्रेजर्स की खोज शुरू कर दी। उधर लुओ फेंग अपने स्टार टॉवर, जो अब भी ब्लडी पिरामिड के रूप में छिपा हुआ था, के भीतर रहकर नाइन्थ एबिस के सबसे गहरे हिस्सों में आर्मर के बाकी स्केल्स खोज रहा था। वह अब तक 88,99,993 स्केल्स इकट्ठा कर चुका था, लेकिन अभी भी 6 स्केल्स गायब थीं। आर्मर की सेंसिंग रेंज बहुत कम थी, इसलिए उसने पूरे क्षेत्र का एक मानसिक नक्शा बनाया, संभावित स्थानों का अनुमान लगाया और व्यवस्थित तरीके से खोज शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे 4 और स्केल्स मिल गईं। अब केवल 2 स्केल्स बची थीं। इस दौरान उसने अपना गोल्डन कंट्री डोमेन भी सक्रिय नहीं किया, ताकि कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर उसकी स्थिति का पता न लगा सके। जब लुओ फेंग आखिरी 2 स्केल्स की तलाश में आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसके गुरु सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने उससे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं नाइन्थ एबिस में पहुंच चुके हैं और थर्ड ट्रू मास्टर तथा सिक्स्थ ट्रू मास्टर दोनों को देख भी चुके हैं, जबकि उन दोनों को उनकी मौजूदगी का जरा भी आभास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने लुओ फेंग से उसकी सटीक स्थिति पूछी और कहा कि स्टार टॉवर होने के बावजूद वह उनकी सहायता के बिना नाइन्थ एबिस से कभी बाहर नहीं निकल सकता। यह सुनकर लुओ फेंग भावुक हो गया, क्योंकि उसके गुरु हमेशा कहते थे कि वे उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़े संकट के समय वे स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए थे। लुओ फेंग ने बिना देर किए अपनी सही लोकेशन बता दी और सिटिंग माउंटेन गेस्ट तुरंत उसकी ओर रवाना हो गए। टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने लुओ फेंग को बताया कि नाइन्थ एबिस में मौजूद थर्ड ट्रू मास्टर और सिक्स्थ ट्रू मास्टर की संवेदन क्षमता बेहद तीव्र है। यदि कोई 100 गुना प्रकाश की गति से अधिक गति से यात्रा करे, तो वे तुरंत उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इसी कारण उन्हें लुओ फेंग तक पहुंचने में लगभग 5 दिन लगने वाले थे। यह सुनते ही लुओ फेंग ने तुरंत मिलने की जगह बदल दी, ताकि उसे बचे हुए क्षेत्रों की खोज करने के लिए कुछ और समय मिल सके। टीचर ने बताया कि नई जगह तक पहुंचने में उन्हें लगभग 6 दिन लगेंगे।
और इसके बाद दोनों का संपर्क समाप्त हो गया। पहली बार लुओ फेंग के मन में अपने गुरु के लिए सच्चा सम्मान और कृतज्ञता जागी, क्योंकि वे खतरे को जानते हुए भी स्वयं उसकी सहायता करने के लिए 9th एबिस तक आ गए थे। लगभग 6 दिन बाद लुओ फेंग फ्रोजन लेक फायर के भीतर अपने स्टार टॉवर, जो अब भी क्रिम्सन पिरामिड के रूप में छिपा हुआ था, में बैठकर टीचर का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसने बाकी के तीनों क्षेत्रों की भी पूरी तरह खोज कर ली, लेकिन उसे क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर की अंतिम 2 स्केल्स फिर भी नहीं मिली। तभी उसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट का संदेश मिला कि वे ट्रायंगुलर माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके हैं। लुओ फेंग तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन उसे अपने गुरु कहीं दिखाई नहीं दिए। उसी समय हवा में पड़ा एक छोटा सा पत्थर ऊपर उठा और उसके भीतर एक बेहद छोटा प्रवेश द्वार खुल गया। लुओ फेंग ने अपने स्टार टॉवर को धूल के कण जितना छोटा किया और उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर एक अत्यंत सुंदर लघु संसार था, जहां सिटिंग माउंटेन गेस्ट पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर लुओ फेंग पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसके नए आर्मर को पहचान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के उसका वास्तविक नाम लिया, क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर। यह सुनकर लुओ फेंग हैरान रह गया, क्योंकि इस आर्मर का असली नाम बहुत कम लोगों को पता था। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने बताया कि अपनी प्राचीन यात्राओं और अवसरों के दौरान उन्होंने इस आर्मर के बारे में सुना था। फिर उन्होंने आर्मर का ध्यान से निरीक्षण किया और लुओ फेंग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता जितना अधिक क्रेजी डेमन स्टेट में डूबता है, आर्मर की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन यदि वह पूरी तरह अपनी चेतना खो दे और उसी समय कोई अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ उसे होश में न लाए, तो वह हमेशा के लिए अपनी सोच और आत्मनियंत्रण खो सकता है। यह सुनकर लुओ फेंग घबरा गया और उसने वादा किया कि वह भविष्य में इस स्थिति से हमेशा सावधान रहेगा। तब टीचर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि जब उसकी विल पावर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर तक पहुंच जाएगी, तब क्रेजी डेमन स्टेट कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकेगी। जब सिटिंग माउंटेन गेस्ट को पता चला कि आर्मर अभी भी अधूरा है और केवल 2 स्केल्स बाकी हैं, तो उन्होंने स्वयं लुओ फेंग के साथ उन्हें खोजने का निर्णय लिया। लगभग 3 दिन बाद लुओ फेंग को अचानक उन दोनों स्केल्स की समनिंग महसूस हुई। दोनों सिटिंग माउंटेन पीक नामक टीचर के विशेष ट्रेजर में यात्रा करते हुए उस स्थान की ओर बढ़े। रास्ते में सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने बताया कि यह ट्रेजर उन्होंने स्वयं बनाया है। यह आधिकारिक रूप से सुप्रीम ट्रू ट्रेजर नहीं है, लेकिन उनके हाथों में इसकी शक्ति किसी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से कम नहीं है। उन्होंने गर्व से कहा कि पूरे यूनिवर्स ओशन में ट्रू ट्रेजर्स बनाने की कला में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसी कारण अधिकांश लोग कभी उनकी वास्तविक शक्ति का अनुमान ही नहीं लगा पाए, क्योंकि वे सीधे युद्ध करने के बजाय अपनी अद्भुत रिफाइनिंग तकनीकों और अनोखी विधियों से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हैं। लुओ फेंग की सेंसिंग के अनुसार अंतिम 2 स्केल्स ठीक उनके नीचे थीं, लेकिन वहां अनंत फ्रोजन अर्थ की एक विशाल परत फैली हुई थी, जिसमें न कोई दरार थी और न ही कोई प्रवेश द्वार। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने बताया कि इस भूमि को तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है और आज तक कोई भी इसके नीचे नहीं पहुंच पाया है। दोनों ने लगभग 2 दिन तक पूरे क्षेत्र की खोज की, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। अंततः सिटिंग माउंटेन गेस्ट को उस रहस्यमयी भूमि का वास्तविक रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स ओशन में शायद 3 से भी कम विशेषज्ञ ऐसे हैं जो इस स्थान का वास्तविक रहस्य जानते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी अद्वितीय रिफाइनिंग तकनीक का उपयोग किया। उनका हरा पर्वत अचानक अत्यंत विशाल हो गया और फ्रोजन अर्थ के ऊपर बैठ गया। उसी क्षण उसके भीतर से अनगिनत रहस्यमयी एंग्रेविंग्स निकलकर पूरे 10 अरब किलोमीटर क्षेत्र में फैल गईं। इसी अद्भुत तकनीक की सहायता से वे उस छिपे हुए रहस्य को खोलने और लू फेंग को क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर की अंतिम 2 स्केल्स तक पहुंचाने की तैयारी करने लगे।
लेकिन उसी समय एक नया खतरा भी तेजी से पास आ रहा था, क्योंकि ह्यूज एक्स फाउंडर भी नाइन्थ एबिस में पहुंच चुके थे और डिवाइन आई क्लैन के यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी किसी भी क्षण वहां प्रकट हो सकते थे। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने अपनी विशेष ट्रांसपोर्टेशन तकनीक का उपयोग किया। उनके माउंटेन ट्रेजर पर बने रहस्यमयी एंग्रेविंग्स अचानक फ्रोजन अर्थ पर चमकने लगे। अगले ही पल पूरा पर्वत मानो हवा में विलीन हो गया। टीचर ने लुओ फेंग को समझाया कि यह तकनीक बिल्कुल स्टार टॉवर के पोर्टल्स की तरह काम करती है। जैसे स्टार टॉवर के भीतर अलग-अलग स्थान पोर्टल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार यह तकनीक भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे पहुंचने का रास्ता बना देती है। इसके बाद उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उनके अनुसार यूनिवर्स बोट केवल एक प्राचीन खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत ट्रेजर है जिसकी रहस्यमयता और शक्ति साधारण सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स से भी कहीं अधिक है। उसकी विशाल नाव जैसी आकृति देखकर साफ समझ आता है कि उसे किसी अत्यंत महान अस्तित्व ने स्वयं बनाया था। ट्रांसपोर्टेशन समाप्त होते ही दोनों एक शांत और पूरी तरह अलग स्पेस में पहुंच गए। वहां एक विशाल झील फैली हुई थी, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप बना था। उस द्वीप पर केवल कुछ प्राचीन पत्थर के महल खड़े थे। जैसे ही लुओ फेंक वहां पहुंचा, उसे तुरंत महसूस हो गया कि क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर की अंतिम 2 स्केल्स इसी झील के नीचे मौजूद हैं। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने अनुमान लगाया कि ये दोनों स्केल्स किसी रहस्यमयी पोर्टल के माध्यम से यहां पहुंच गई होंगी। लू फेंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह अपने स्टार टॉवर के साथ झील के भीतर उतर गया। थोड़ी ही देर बाद उसने उन दोनों स्केल्स की उपस्थिति महसूस कर ली और अपने गोल्डन किंगडम की शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इस प्रकार उसने आर्मर की अंतिम 2 मिसिंग स्केल्स भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लीं। जैसे ही लुओ फेंक वापस लौटा, उसके चारों ओर 88,99,999 स्केल्स एक साथ हवा में तैरने लगीं। अगले ही क्षण वे सभी आपस में जुड़ गईं और एक पूर्ण क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर का निर्माण हो गया। अब आर्मर के सभी एंग्रेविंग्स पूरी तरह पूर्ण हो चुके थे और उसकी वास्तविक शक्ति जाग उठी। उसकी डिफेंस, लॉन्ग रेंज अटैक्स और क्लोज कॉम्बैट की क्षमता पहले से कई गुना अधिक हो गई। जब लुओ फेंक ने उसे पहना, तो पूरा आर्मर चांदी जैसा चमकने लगा। यहाँ तक कि उसका राइट क्लॉ भी सुनहरे रंग से बदलकर सिल्वर हो गया। यह देखकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट मुस्कुराए और बोले कि अब यदि 5 कैओस मास्टर भी इसे देखेगा तो पहली नजर में पहचान नहीं पाएगा कि यह वही पुराना आर्मर है। इसके बाद उन्होंने ध्यान से उसका निरीक्षण किया और बताया कि आर्मर अभी भी थोड़ा क्षतिग्रस्त है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। उन्होंने गर्व से कहा कि पूरे यूनिवर्स ओशन में ऐसा काम करने की क्षमता शायद केवल उन्हीं के पास है। लू फेंक ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा आर्मर अपने गुरु को सौंप दिया। आर्मर की मरम्मत शुरू करने से पहले सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंक को उस द्वीप पर बने प्राचीन महलों की ओर ले गए। उन्होंने बताया कि यह स्थान किसी अत्यंत प्राचीन और असाधारण शक्तिशाली अस्तित्व की निजी दुनिया प्रतीत होती है। महलों की दीवारों पर अनगिनत प्राचीन नक्काशियां बनी हुई थीं। कहीं यूनिवर्स बोट आकाश में उड़ती दिखाई दे रही थी, कहीं महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, कहीं सिरविहीन दैत्य हवा में तैर रहे थे और कहीं असंख्य जीव किसी महान शक्ति के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। इन नक्काशियों में केवल चित्र ही नहीं थे, बल्कि उन्हें बनाने वाले लोगों की भावनाएं भी जैसे आज तक जीवित थीं। जो भी उन्हें देखता, उसके मन और चेतना पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता। इन्हें देखकर लू फेंक को पहली बार एहसास हुआ कि यूनिवर्स बोट के पीछे एक अत्यंत विकसित, रहस्यमयी और अविश्वसनीय सभ्यता रही होगी। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने आगे बताया कि आज यूनिवर्स ओशन में मिलने वाली अधिकांश प्राचीन तकनीकें, ट्रू ट्रेजर्स और सीक्रेट इनहेरिटेंस इसी विलुप्त सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुई हैं।
उन्होंने स्वयं भी अपनी प्रसिद्ध ट्रू ट्रेजर रिफाइनिंग तकनीकें इन्हीं प्राचीन खंडहरों से सीखी थीं। डिवाइन आइकलैंड के 7 ट्रू मास्टर्स और दोनों होली लैंड्स ने भी अपनी अनेक गुप्त तकनीकें इन्हीं प्राचीन स्थलों से प्राप्त की थीं। जब लुओ फेंग ने दोनों होली लैंड्स के संस्थापकों के बारे में पूछना चाहा, तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट केवल हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि यह यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के बीच का एक अत्यंत बड़ा रहस्य है। अभी लुओ फेंग उस सत्य को जानने के योग्य नहीं है। पहले उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। इसके बाद दोनों महलों के भीतर और गहराई तक पहुंचे। हर दीवार पर बनी नक्काशियां उस खो चुकी महान सभ्यता की अलग अलग कहानी सुना रही थीं। अंततः वे एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां सामने की पूरी दीवार पर अजीब और अत्यंत प्राचीन लिपि में कुछ शब्द लिखे हुए थे। लुओ फेंग उन प्रतीकों को पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, उनका अर्थ सीधे उसके मन में उभर आया। वह किसी महान अस्तित्व का अंतिम संदेश था, जिसमें गहरा पछतावा, असहनीय पीड़ा और प्रचंड क्रोध भरा हुआ था। उसने लिखा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी शक्ति और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक महान ब्रेक थ्रू प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका परिणाम केवल मौत और बर्बादी बनकर सामने आया। उस संदेश में समाई निराशा इतनी गहरी थी कि उसे महसूस करते ही लू फेंक और सिटिंग माउंटेन गेस्ट दोनों कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी साधारण प्राचीन महल में नहीं, बल्कि एक ऐसी विलुप्त सभ्यता के अवशेषों के सामने खड़े हैं, जिसका अंत अत्यंत दुखद, भयावह और आज तक अनसुलझा रहस्य बन चुका था। पैलेस के भीतर लिखे हुए उन प्राचीन शब्दों में इतनी भयानक भावनाएं और विल पावर समाई हुई थीं कि जैसे ही लुओ फेंक की नजर उन पर पड़ी, उसे लगा मानो एक विनाशकारी तूफान सीधे उसके दिमाग पर टूट पड़ा हो। उसके कानों में किसी अत्यंत प्राचीन और महान अस्तित्व की दर्द से भरी गर्जना गूंज उठी। सब लोग एक एक करके मर रहे हैं, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। उस आवाज में इतना गहरा दुख, निराशा और असहायता थी कि लुओ फेंग की चेतना लगभग बिखरने लगी। कुछ समय बाद जब उसने स्वयं को संभाला, तब उसे एहसास हुआ कि केवल पत्थर पर लिखे हुए शब्द ही उसकी मानसिक दुनिया पर इतना भयानक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे उसने अंदाजा लगाया कि जिसने यह संदेश छोड़ा था, वह अपने जीवन काल में कितना असाधारण और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली रहा होगा। उसी क्षण उसके मन में एक और विचार आया। शायद आज यूनिवर्स ओशन में मिलने वाले अधिकांश ट्रू ट्रेजर्स, प्राचीन तकनीकें और सीक्रेट इनहेरिटेंस इसी खो चुकी महान सभ्यता की विरासत हैं। सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी उन शब्दों के सामने कुछ देर तक मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहा कि जिसने यह संदेश छोड़ा है, उसकी शक्ति उनसे भी कहीं अधिक थी। शायद मानव जाति के ओरिजिनल टीचर भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे, और केवल 2 होली लैंड्स के संस्थापक ही उसके बराबर पहुंचते होंगे। लेकिन इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद उसका अंत इतना दुखद हुआ कि वह अपने साथियों को भी नहीं बचा सका। टीचर ने उदास होकर कहा कि आज भले ही यूनिवर्स ओशन में अनगिनत शक्तिशाली रेस और एक्सपर्ट्स मौजूद हों, लेकिन लाखों करोड़ों रीइंकार्नेशन एरास के बाद कौन जीवित रहेगा, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लू फेंग ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा नहीं आई। उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जब तक एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी है, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। अगर भविष्य में कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि शायद यही जज्बा उसे उन पुराने महान विशेषज्ञों से अलग बनाता है। संभव है कि भविष्य में एक दिन उन्हें भी लुओ फेंग की सहायता की आवश्यकता पड़े। इसके बाद दोनों पूरे द्वीप की सावधानी से खोज करने लगे, लेकिन वहां केवल शांत पत्थर के महल थे। न कोई खजाना था, न कोई जीवित प्राणी। तभी सिटिंग माउंटेन गेस्ट अचानक एक महल के आंगन में रुक गए और लुओ फेंग को अपने पास बुलाया। वहां एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी थी,
जिस पर असंख्य सीक्रेट एंग्रेविंग्स इतनी गहराई से उकेरी गई थीं कि पूरी दीवार किसी त्रिआयामी चित्र जैसी प्रतीत हो रही थी। जैसे ही लुओ फेंग ने उस एंग्रेविंग को देखा, उसकी चेतना फिर से उसके भीतर खींच गई। उसने अपने सामने एक बिल्कुल अलग संसार देखा। वहां असंख्य जातियों के अरबों जीव एक महान शक्ति के सामने घुटनों के बल झुके हुए थे और बार बार केवल एक ही नाम पुकार रहे थे, डेविल स्प्लिट, डेविल स्प्लिट। यह दृश्य इतना वास्तविक और शक्तिशाली था कि लुओ फेंग लगभग उसमें पूरी तरह डूब गया। सौभाग्य से सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने तुरंत अपनी डिवाइन पावर का उपयोग किया और उसकी चेतना को वापस खींच लिया। टीचर ने समझाया कि यह पत्थर की दीवार किसी प्राचीन सुपर एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई हाईएस्ट सीक्रेट एंग्रेविंग टेक्निक है। इसकी गहराई इतनी अधिक है कि वह स्वयं भी उसका बहुत छोटा सा भाग ही समझ पाए हैं। इसके बाद उन्होंने पास की दूसरी दीवार पर लिखा, उस महान अस्तित्व का अंतिम संदेश दिखाया। उसमें लिखा था कि उसने अंततः अपनी सबसे बड़ी सफलता और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक प्राप्त कर ली थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सभी साथी मर चुके थे और वह स्वयं भी मृत्यु के अंतिम क्षणों में था। इसलिए उसने अपनी सबसे महान उपलब्धि केवल एक स्मृति के रूप में यहाँ छोड़ दी। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने स्पष्ट किया कि यह कोई इनहेरिटेंस नहीं है। यदि वह आने वाली पीढ़ियों को यह कला सिखाना चाहता, तो शुरुआत से अंत तक पूरा कल्टीवेशन पाथ छोड़ता। लेकिन उसने केवल अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली तकनीक छोड़ी, मानो दुनिया को यह बताना चाहता हो कि वह कभी कितना महान था। इसके बाद लुओ फेंग ने पूरी दीवार देखने के बजाय उसके एक बहुत छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी चेतना उस जटिल रचना में पूरी तरह डूब गई। उसे महसूस हुआ कि यह तकनीक केवल गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, टाइम और स्पेस जैसे मूलभूत नियमों तक सीमित नहीं है। यह उन सभी नियमों से भी ऊपर किसी बिल्कुल नई शक्ति को छूती है। वह इतनी गहराई से उसमें खो गया कि उसे समय बीतने का बिल्कुल एहसास ही नहीं रहा। जब सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने अंततः उसे जगाया, तब लुओ फेंग को पता चला कि पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। वह स्वयं भी चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसने खुशी से बताया कि इस एंग्रेविंग को देखने के बाद उसकी सीक्रेट एंग्रेविंग्स की समझ, जो बहुत लंबे समय से यूनिवर्स नाइट स्तर पर रुकी हुई थी, अब आखिरकार एक नए ब्रेक थ्रू के बेहद करीब पहुंच गई है। यह सुनकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यह एंग्रेविंग उनके अपने कल्टीवेशन पाथ से मेल नहीं खाती, इसलिए उन्हें इससे अधिक लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन लुओ फेंग के लिए यह किसी स्वर्गीय अवसर से कम नहीं है। इन 3 दिनों में उन्होंने स्वयं उस मूल एंग्रेविंग का अध्ययन करके उसके भीतर से 5 अलग-अलग सीक्रेट एंग्रेविंग डायग्राम्स निकाल लिए थे। हर डायग्राम मूल तकनीक की लगभग 1,000वें हिस्से की शक्ति रखता था और लुओ फेंग के लिए अंतिम तकनीक को समझने की दिशा में एक आदर्श सीढ़ी बन सकता था। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने वे 5 डायग्राम उसी पत्थर की दीवार पर उकेर दिए और कहा कि यदि लुओ फेंग पहले इनका अध्ययन करेगा, तो उसकी प्रगति कई गुना तेज हो जाएगी। अंत में सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने बताया कि यह पूरा द्वीप पूरी तरह सुरक्षित है। इसीलिए लुओ फेंग अपनी एक डिवाइन बॉडी यहीं छोड़कर आराम से इन सीक्रेट एंग्रेविंग्स का अध्ययन कर सकता है, जबकि उसका मुख्य शरीर बाहर जाकर अपने अन्य कार्य पूरे करेगा। लेकिन उसी समय सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने अचानक अपना चेहरा उठाया। उन्होंने महसूस किया कि बाहर यूनिवर्स ओशन में स्थिति तेजी से बदल रही है। कई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो चुका है और संभव है कि मानव जाति के ह्यूज एक्स फाउंडर भी उस लड़ाई में पहुंच चुके हों। यह सुनते ही लुओ फेंग तुरंत सतर्क हो गया। वह बिना एक पल गंवाए अपने टीचर के साथ उस रहस्यमयी द्वीप से बाहर निकल पड़ा, ताकि वह स्वयं उस महान युद्ध का साक्षी बन सके।